अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने रिस्क मैनेजमेंट का पोर्शन अपना कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। आज हमारी उसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड एक छोटी सी डिस्कशन हमारी पेंडिंग थी और मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जब हम रिस्क मैनेजमेंट का पोर्शन पढ़ लेंगे तो हम उसमें जो कि बड़ा बेसिक सा बड़ा बेसिक सा ही फॉरेन करेंसी का कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ कन्वर्जन और फोरकास्टिंग फॉरवर्ड रेट, ये दो एस्पेक्ट्स यहाँ पे यूज़ होने होते हैं फॉरेन करेंसी के। तो बहरहाल इसलिए हम इसको पेंडिंग कर लेते हैं, इस पोर्शन को यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के बाद। तो इस वक्त हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमारे पास डिस्कशन के लिए इस स्टेज पे कोई बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं हैं। बेसिक टूल्स तो एनपीवी का ही है, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले, वही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेस्टर अप्रेजल का टूल इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे भी वही टूल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन देर आर सम डिफरेंसेस कि जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट कर रही है, तो इन्वेस्टर ने रुपीज़ दिए, एसेट्स रुपीज़ में ख़रीदे गए और रेवेन्यू एंड कॉस्ट भी रुपीज़ में ही राइज हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टर पाकिस्तानी है, वो कंपनी को इक्विटी इन द शेप ऑफ रुपीज़ दे रहा है। पाकिस्तान प्रोजेक्ट अगर इंग्लैंड में करने जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट जो एसेट खरीदे जाते हैं वो इंग्लैंड में पाउंड स्टर्लिंग डिनोमिनेशन में लिए जाएंगे। एसेट्स पाउंड में है, रेवेन्यू भी पाउंड में है, कॉस्ट भी पाउंड में, क्योंकि प्रोजेक्ट यूके में ऑपरेट हो रहा है। तो रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट्स सारे वो पाउंड में जनरेट हो रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर फिर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। सो आपकी इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में हुई है, इनकम, नेट इनकम, रेवेन्यू, कॉस्ट सारा फॉरेन करेंसी में है, लेकिन इन्वेस्टर को डिविडेंड फिर फॉरेन होम करेंसी पाकिस्तान में चाहिए। सो आपकी करेंसी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं तो इसमें दोनों करेंसी से आपको डील करना पड़ता है, होम करेंसी से भी और फॉरेन करेंसी से भी। तो अब चूँकि प्रोजेक्ट लाइफ 5 ईयर 10 ईयर्स होती है, तो एक आस्पेक्ट जो यहाँ पे ऐड होता है वो फोरकास्टिंग फॉरवर्ड रेट है। क्योंकि जारी बात है, आपने अगले 5 सालों के प्रोजेक्ट कैश फ्लोज बनाए तो वो तो अगले 5 सालों के पाउंड के बन गए। अब वो अगले 5 साल के जो कैश फ्लोज हैं उनकी रिमिटेंस भी तो आनी है पेरेंट कंपनी को, होम इन्वेस्टर के पास। तो वो जब रिमिट होने हैं, पाउंड पाकिस्तान आने हैं, तो रुपीज़ में कन्वर्ट होने हैं, तो उसके लिए जितनी प्रोजेक्ट लाइफ है आपको उसके लिए फॉरवर्ड रेट की ज़रूरत पड़ती है। और ये हम फॉरवर्ड रेट डिटर्मिन करते हैं यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ये हम करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के शुरू में बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, फोरकास्टिंग फॉरवर्ड रेट। और ये फॉरवर्ड रेट फोरकास्ट किए जाते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। जितनी लाइफ 5 साल लाइफ है जिसमें फॉरेन करेंसी प्रोजेक्ट अराइज होंगे, तो जितने साल फॉरेन करेंसी प्रोजेक्ट कैश फ्लोज अराइज होंगे उतने सालों के आपको फॉरवर्ड रेट फोरकास्ट करने पड़ते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए। एक छोटी सी एक्टिविटी साथ साथ जैसे जैसे हम आ रहे हैं करते जाते हैं। लेट्स अज्यूम, मैंने आपसे जो भी बात की कि हमारी कंपनी पाकिस्तानी है और वो प्रोजेक्ट करना चाह रही है यूके में, और हमें स्पॉट रेट अवेलेबल है सपोज रुपीज़ पर पाउंड से 200, और साथ ही हमें इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर पैरिटी, इट यूजेस इन्फ्लेशन, हमें इन्फ्लेशन फोरकास्ट बता दी गई है, फोरकास्ट इन्फ्लेशन हमें दे दी गई है पाकिस्तान की, सपोज इट इज़ 10%, और यूके की सपोज इट इज़ 6%। और लेट्स अज्यूम हमारी प्रोजेक्ट लाइफ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 3 ईयर्स लेते हैं। 3 ईयर्स प्रोजेक्ट लाइफ का मतलब अब हमारे प्रोजेक्ट के पाउंड कैश फ्लोज 3 साल राइज होंगे और 3 सालों में 1 2 3 3 सालों में वो कैश फ्लोज हमें रिमिट होंगे, होम में रुपीज़ में कन्वर्ट होंगे। तो हमें 3 सालों के लिए स्पॉट ज़ीरो का रेट तो आ गया, हमें 1 2 3 सालों के लिए फॉरवर्ड रेट फोरकास्ट करने पड़ेंगे। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का फार्मूला अगर हम उसको इसी रुपी पाउंड के हिसाब से रेंज के, फॉरवर्ड रुपीज़ पर पाउंड इज इक्वल टू स्पॉट रुपीज़ पर पाउंड इंटू 1 प्लस आई रुपीज़ ओवर 1 प्लस आई स्टर्लिंग पाउंड। ये जी परचेजिंग पावर पैरिटी का फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम अब फॉरवर्ड रेट फोरकास्ट कर सकते हैं। स्पॉट रेट हमें दे दिया गया है, अब हम फॉरवर्ड रेट 1 ईयर फॉरवर्ड लेट्स अज्यूम फोरकास्ट करते हैं जी, 1 ईयर फॉरवर्ड। तो 1 ईयर फॉरवर्ड आपका होगा जी 200
इंटू 1.10 ओवर 1.06, ये जी आपका 1 ईयर फॉरवर्ड यहाँ से आएगा, ये आ रहा है जी 207.55 रुपीज़ पर पाउंड ही हमारा ये फॉरवर्ड रेट हम फोकस कर रहे हैं जी। अच्छा, अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, अब हमें 2 ईयर फॉरवर्ड भी चाहिए, तो यहाँ पे हम रोल फॉरवर्ड करते हैं। रोल फॉरवर्ड मतलब हमने जो 1 ईयर फॉरवर्ड लिया है, ये 2 ईयर की वर्किंग के लिए इसको स्पॉट फीड किया जाएगा 207.5, रोलिंग हमने करनी है। ये रेट्स चूँकि चेंज नहीं हो रहे, सेम इन्फ्लेशन रेट विल बी यूज्ड। और फिर 3 ईयर फॉरवर्ड इसी अंदाज में मज़ीद एक और रोल कर लिया जाएगा इसको, 215.38 इंटू 1.1 ओवर 1.06, ये है जी फोरकास्टिंग फॉरवर्ड रेट। जो हमें पहली स्किल हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि फ़ॉरेन प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज फ़ॉरेन करेंसी में राइज होंगे, फ्यूचर के कई सालों में जाएंगे वो, और उनको जब हमने होम में शिफ्ट करना है तो हमें उनको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब वो फॉरेन करेंसी से हमारी नेट कैश फ्लोज हमें पेरेंट कंपनी को ट्रांसफ़र होने हैं, तो पेरेंट कंपनी की होम करेंसी में वो कन्वर्ट होंगे, तो उस वक्त हमें रेलेवेंट रेट पहले साल के कैश फ्लोज 1 ईयर फॉरवर्ड पे, 2 ईयर फॉरवर्ड पे, 3 ईयर फॉरवर्ड पे एंड सो ऑन हमें कन्वर्ट करके शिफ्ट करने पड़ते हैं। आगे क्या होना उस पर बात करेंगे, बट एक आस्पेक्ट ऐड होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में 2 करेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में है, लेकिन अल्टीमेटली डिस्काउंटिंग के लिए आपको फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज को होम करेंसी में लेकर जाना है। यू विल बी रिक्वायरिंग फॉरवर्ड रेट, हाउ टू टेक दो फॉरवर्ड रेट वो मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा जी, दूसरा इसमें इशू क्या आता है? पहला इशू हमने डील कर लिया, अब हम दूसरे इशू की तरफ चलते हैं। दूसरा इशू आता है जी इसमें डबल टैक्सेशन का। जिन लोगों ने भी ज़रा सा भी टैक्सेशन तो खैर आप माशाल्लाह सारे पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहरहाल डबल टैक्सेशन का इशू होता क्या है कि आप जब 2 कंट्रीज़ में बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर एक कंट्री का है, प्रोजेक्ट्स दूसरे कंट्री में हो रहा है, तो अब जब प्रोजेक्ट की इनकम जनरेट हो रही है यूके में, जो एग्जांपल हमने ली, तो डेफिनेटली यूके में इनकम कमाई जा रही है तो यूके में टैक्स लगना ही लगना है। फिर उस नेट कैश फ्लोज एज डिविडेंड जब ट्रांसफ़र होते हैं पाकिस्तान में, तो अब ये पाकिस्तान में इनकम लैंड कर गई है, तो पाकिस्तान के अपने टैक्सेशन लॉज हैं, यहाँ पे भी टैक्सेशन का इशू राइज होता है। तो डबल टैक्सेशन क्या है? दुनिया में कॉन्सेप्ट है कि भाई एक इनकम को डबल टैक्स करना इज़ नॉट फेयर, और इट डिस्करेजेस इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑपरेटिंग इन मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट। अगर एक ही इनकम पे 2 जगह टैक्स लगेगा तो इन्वेस्टर्स फिर मल्टीनेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करते हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हुए हिचकिचाएंगे। जस्ट टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चूँकि नीड है, इकनॉमिक नीड है, कुछ बिजनेसेस हर कंट्रीज़ की, हर कंट्री इसको प्रमोट करना चाहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, तो इसलिए अक्सर कंट्रीज़ ने आपस में डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन की होती है। डबल टैक्सेशन ट्रीटी तो हम अज्यूम करेंगे, यूजुअली हमें क्वेश्चन में ये जुमला लिखा तो नहीं होता, बट हमारी अजम्पशन होगी, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमारी अजम्पशन होगी कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्जिस्ट बिटवीन द 2 कंट्रीज विद विच वी आर डीलिंग। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं हमने यूके में प्रोजेक्ट किया पाकिस्तानी कंपनी का, तो हम अज्यूम करेंगे कि पाकिस्तान और यूके में डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। अब डबल टैक्सेशन ट्रीटी की इम्प्लीकेशन क्या आती है जी हमारे पास, हम उस पर ज़रा देख लेते हैं। हम डिफरेंट सिनेरियोज़ देखते हैं। हम यूके जो हमारा फॉरेन कंट्री है और पाकिस्तान जो हमारा होम कंट्री है, हम 3 सिचुएशंस हैं जिनमें बात करते हैं। लेट्स अज्यूम सिचुएशन नंबर 1, यूके का टैक्स रेट 20% है, पाकिस्तान का टैक्स रेट भी 20% है। दिस इज सिचुएशन नंबर 1। इस सिचुएशन की इम्प्लीकेशन क्या बनती है? अगर फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट और होम कंट्री का टैक्स रेट बराबर हैं, तो जो इनकम होम कंट्री पहुंची उस पर ऑलरेडी 20% टैक्स पे हो चुका है, होम कंट्री का टैक्स रेट भी 20% ही है, सो नो फर्दर टैक्स on income which has already been taxed in UK। ठीक है जी, क्योंकि जो इनकम पाकिस्तान में आई उस इनकम पे ऑलरेडी 20% टैक्स काट चुका है,
तो पाकिस्तान में भी तो टैक्स का रेट 20% ही है, सो नो फर्दर टैक्स। दिस इज द सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, जहाँ पे फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट तो 20% है लेकिन पाकिस्तान का टैक्स रेट 30% है। अब इस सिचुएशन में जो इनकम इंग्लैंड से पाकिस्तान पहुंची उस पर इंग्लैंड में 20% टैक्स कटा हुआ है, पाकिस्तान का टैक्स 30% है। डबल टैक्सेशन ट्रीटी अलाउ करती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो डिफरेंशियल टैक्स है, जो एडिशनल टैक्स है, वो यहां पे चार्ज कर ले। तो 10% एडिशनल टैक्स will be charged in पाकिस्तान, क्योंकि इनकम जो पाकिस्तान पहुंची उस पर यूके में 20% टैक्स कट चुका है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि भाई ये इनकम अगर पाकिस्तान में कमाई जाती तो इस पर 30% टैक्स लगता, तो चूंकि ये पाकिस्तानी ओरिजिन की इनकम है तो इस पर 10% जो टैक्स एडिशनल वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट चार्ज करेगी। थर्ड सिनेरियो हम देखते हैं जिसमें यूके में तो टैक्स 20% था, पाकिस्तान में टैक्स 15% है। तो इस सिचुएशन में भी रिजल्ट यही रहता है, नो एडिशनल टैक्स। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिफ़ंड करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ वसूल ही नहीं किया तो रिफ़ंड क्यों करे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह है कि भाई जो इनकम आई इस पे 20% टैक्स ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। हमारा लॉ 15% अलाउ करता था मैक्सिमम, तो इस पर तो ऑलरेडी ज़्यादा चार्ज हो चुका है, तो लेट्स नॉट डिडक्ट एनी फर्दर टैक्स। तो सिर्फ एक सिचुएशन है जहाँ पे एडिशनल टैक्स का कॉन्सेप्ट अराइज होता है, और वो सिचुएशन क्या है कि जब होम कंट्री का टैक्स रेट ज़्यादा है। जब होम और फॉरेन का टैक्स रेट बराबर है तो भी नो फर्दर टैक्स, जब फॉरेन का टैक्स ज़्यादा है तो भी नो फर्दर टैक्स। ठीक है जी। तो सिर्फ ये सिचुएशन है जहाँ पे हमें एडिशनल टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडिशनल टैक्स कैसे मेजर किया जाता है कि फॉरेन जो देखें जो बाहर फॉरेन कंट्री में टैक्स पे हो रहा है ना, ये तो वही है कि जैसे हम पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में करते आए, जिस कंट्री में मुनाफा कमाया प्रॉफिट पर टैक्स पेमेंट तो हम तो करते आए हैं। असल जो काम हमें सीखना पड़ेगा कि जी एडिशनल टैक्स, जब एक यूके में आप टैक्स पे कर चुके हैं और वो इनकम पाकिस्तान में जब ट्रांसफ़र हुई, रुपीज़ में कन्वर्ट हुई, तो फिर रुपीज़ का एडिशनल टैक्स अगर लेना है तो वो कैसे लेना है, इस एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। हम आगे 2-3 सवाल हमने करने हैं, उसमें इंशाअल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे। बट मैंने आपको एलेबरेट कर दिया क्या डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशन है और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये एरिया है जिस पर हमें काम करना है। तो ये जी सेकेंड एस्पेक्ट आता है आपका डबल टैक्सेशन का। तीसरा एस्पेक्ट आता है जी इंटर कंपनी कैश फ्लोज का। अब इंटर कंपनी कैश फ्लोज क्या है? पेरेंट और सब्सिडरी, जैसे हम जो सिचुएशन मैं आपसे डिस्कशन में लेकर चल रहा हूँ जिसमें पाकिस्तानी कंपनी पेरेंट है और यूके की कंपनी सब्सिडरी है, तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में पेरेंट्स और सब्सिडरी में आपस में कुछ ना कुछ लेन देन चलता है। दैट लेन देन मे टेक द शेप ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द पेरेंट और सब्सिडरी, ट्रेड हो सकता है आपस में, या ये हो सकता है कि पेरेंट जो है सब्सिडरी से कोई मैनेजमेंट फ़ी के नाम पे पीरियोडिक एनुअल को फ़ी चार्ज करे, या एक और सिचुएशन हो सकती है कि पेरेंट सब्सिडरी से रॉयल्टी के नाम पे कोई फ़ी चार्ज करे। सो वट एवर द सिचुएशन इज़, अगर पेरेंट और सब्सिडरी में कैश फ्लोज एक्सचेंज होते हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ये भी एक एस्पेक्ट है जो हमें डील करना पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। मैं रॉयल्टी के कॉन्टेक्स्ट से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे। ये जो चौथा एस्पेक्ट है इसको मैं आपको ज़रा बाद में एलैबोरेट कर लूँगा, पहले ये तीसरा एस्पेक्ट एक्सप्लेन करके मैं एक एग्जांपल आपसे कंप्रीहेंसिव आपसे शेयर कर लूँगा, फिर हम चौथे एस्पेक्ट पे बात करेंगे। मैं पहले एक सिनेरियो शेयर कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टी है, पेरेंट पाकिस्तानी कंपनी यूके कंपनी से अपनी सब्सिडरी से रॉयल्टी चार्ज कर रही है। अब होगा क्या कि यूके की कंपनी जो रॉयल्टी पे करेगी पेरेंट को, दैट इज टैक्स एडमिसिबल डिडक्टेबल एक्सपेंस देयर इन यूके। मतलब जो पैसा रॉयल्टी की मद में यूके की कंपनी ने अपने पीएनएल से निकाला और पे कर दी रॉयल्टी पेरेंट को, तो ये रॉयल्टी बेसिकली रिलेट कर रही है यूके प्रोजेक्ट से। ये रॉयल्टी एज अ कॉस्ट चार्ज हुई है यूके प्रोजेक्ट में, और ये रॉयल्टी जब लैंड की है पाकिस्तानी कंपनी के हैंड में तो इट इज लैंडेड एज इनकम फ्रॉम यूके प्रोजेक्ट। अब
बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे पाकिस्तान में यूके कंपनी की तरफ से दो कैश फ्लोज आ गए। एक, उसके नेट प्रॉफिट एज डिविडेंड ट्रांसफर हुए यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट कैसे आए? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इंक्लूडिंग रॉयल्टी, रॉयल्टी भी डिडक्शन हुई, नेट प्रॉफिट एज डिविडेंड आ गए पाकिस्तान में। और दूसरा जो रॉयल्टी की डिडक्शन ऊपर की है वो भी एज इट इज लैंड कर गए पाकिस्तान में। सो जो डिविडेंड्स हैं उसकी तो हम बात कर चुके हैं, एडिशनल टैक्स का एस्पेक्ट पिछले पॉइंट में मैंने डिस्कस किया। लेकिन जो रॉयल्टी है इसके बारे में हम अगर बात करें तो ये इनकम रिसीव हुई है पाकिस्तान में, लेकिन ये वो इनकम है जो कि यूके में एज इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई थी, एज कॉस्ट रिकॉर्ड हुई थी। जो डिविडेंड आया ना वो वहां पे प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ था, उस पर टैक्स चार्ज हुआ, और फिर यहां पे आया तो एडिशनल टैक्स का कॉन्सेप्ट आया, लगना नहीं लगना बात हुई। लेकिन जो रॉयल्टी आई है ये तो एज नीट एंड क्लीन इनकम पाकिस्तान में वसूल हुई है, वहां से एज कॉस्ट पे हुई है। मतलब ये जो रॉयल्टी इनकम पाकिस्तान में लैंड की है इस पे यूके में कोई टैक्स चार्ज नहीं हुआ, बल्कि ये तो वहां पर टैक्स एडमिसिबल एक्सपेंस था। तो पॉइंट ऑफ व्यू जहां पे जो बनता है कि भाई जो इंटर कंपनी कैश फ्लोज आते हैं उन पे जो भी रेलेवेंट टैक्स है दैट विल बी चार्ज इन फुल। रॉयल्टी पे आप 15, 30 व्हाटएवर द केस इज, फुल टैक्स चार्ज किया जाएगा पाकिस्तान में इंटर कंपनी कैश फ्लोज पे। तो इंटर कंपनी कैश फ्लोज के बारे में हमने क्या सीखा कि इंटर कंपनी कैश फ्लोज विल बी चार्ज विद फुल टैक्स इन होम कंट्री। उन्होंने कैश फ्लो ने रिसीव भी होने हैं, फॉरेन कंट्री में पेमेंट शो हुई, होम कंट्री में रिसीट शो हुई, और होम कंट्री में उस रिसीट पे फुल टैक्स भी शो हुआ। अब हम एक छोटी सी बट कंप्रीहेंसिव एक इलस्ट्रेशन देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए। ये इलस्ट्रेशन है जी आपके पास, इलस्ट्रेशन 44 आपकी बुक में, ये पेज 490 पे आ रही है जी। इसको हम डिस्कस करते हैं और इसमें काफ़ी एस्पेक्ट हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हैं वो कवर होंगे। हमारी ये गवर्नमेंट क्या है जी, कैलकुलेट द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट इन पाउंड। ठीक है जी, NPV इन स्टर्लिंग हमने करनी है। ये ध्यान में रखिए कि NPV जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में की जाती है इट इज़ ऑलवेज डन इन होम करेंसी। ये ना भी लिखा हो तो आपको ये असूल याद रखना है कि NPV कैलकुलेशन हमेशा होम करेंसी में की जाती है। हमारे फॉरेन प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में होंगे, फोरकास्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में की जाएगी, लेकिन हमेशा डिस्काउंटिंग से पहले उनको फॉरवर्ड रेट्स इस्तेमाल करते हुए होम करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर डिस्काउंट किया जाएगा। ठीक है जी। तो बहरहाल हम डाटा पढ़ते हैं जी। A company is a UK based company. It is considering 3-year project in Fland. The project will require an initial investment of 85 million FFL and will have a residual value of 12 million. So Farland, Fland जो है ये आपका फॉरेन कंट्री है और इसकी करेंसी FFL है। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 85 मिलियन FFL है और रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ 12 मिलियन FFL है। तो प्रोजेक्ट्स प्री टैक्स नेट FFL इनफ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी नेट इनफ्लोज, ये 1, 2 and 3 ये मिलियन FFL में है। द UK पेरेंट कंपनी विल चार्ज ओवरसीज प्रोजेक्ट विद 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ मैनेजमेंट चार्जेस ईच ईयर। सालाना मैनेजमेंट चार्जेस आ गए जी 2.5 मिलियन के। द करंट स्पॉट रेट इज 5.5 FL टू पाउंड, यूके इन्फ्लेशन इज 5% एंड एफलैंड इन्फ्लेशन इज 9%। इन्फ्लेशन भी आ गई जी। एफलैंड टैक्स रेट इज 25% एंड इज पेड इमीडिएटली। टैक्सेस में आपको पता है ये भी टाइमिंग का भी क्वेश्चन आता है, तो उसने कहा जी एफलैंड में 25% इमीडिएटली है। Any losses are carried forward and netted off first available profit for the tax purposes. अच्छा, यहाँ पे एक तो जो आपकी चाहिए, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जब हमने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की थी वहाँ पे आपको जो बताया गया था, नॉर्मल अजम्पशन हमारी क्या होगी कि अगर किसी प्रोजेक्ट के किसी साल में लॉस आ गया, ये हमारी नॉर्मल अजम्पशन है, किसी प्रोजेक्ट पे किसी साल लॉस आ गया, टैक्स लॉस आ गया, तो उस टैक्स लॉस पे आप सेविंग ले लेते हो। हमारी अजम्पशन क्या वहां पे थी बेसिकली कि भाई लॉस तो प्रोजेक्ट का है, तो कंपनी रिटर्न तो टैक्स रिटर्न तो कंपनी की जाती है। तो हमारी अजम्पशन थी भाई किसी प्रोजेक्ट पे अगर लॉस आ रहा है तो कंपनी के वो टोटल प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ऑफसेट हो जाएगा और कंपनी को वो टैक्स सेविंग दे जाएगा। हम लॉस पे सेविंग्स, टैक्स सेविंग्स ले लेते थे। दिस वॉज द यूजुअल assumption देयर। लेकिन
अगर एग्जामिनर कह दे क्वेश्चन में कि भाई कंपनी के पास प्रॉफिट्स टू एब्जॉर्ब टैक्स लॉसेस नहीं हैं, अगर ये जुमला वहां पे लिखा आ जाए क्वेश्चन में, देयर कंपनी डज नॉट हैव प्रॉफिट टू एब्जॉर्ब टैक्स लॉसेस, तो फिर हमारी ट्रीटमेंट बदल जाती है। फिर हम टैक्स लॉस पे टैक्स सेविंग ना लेते, हम टैक्स लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमने जो पहले बात की, जो आपको डिस्कशन हो चुकी है, उसके रेफरेंस में आपको याद करा दूं। हमने सीखा वहां पे कि भाई यूजुअल अजम्पशन है कि टैक्स लॉसेस पे हमने टैक्स सेविंग ले लेनी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है तो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है। ये डोमेस्टिक की कहानी थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमारी यूजुअल अजम्पशन क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट है डोमेस्टिक के। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमारी यूजुअल अजम्पशन है कि टैक्स लॉसेस विल बी कैरीड फॉरवर्ड। इसकी वजह क्या है कि हम फॉरेन कंट्री में प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री में अगर लॉस आता है तो उसके लिए फॉरेन कंट्री में प्रॉफिट होना भी जरूरी है। नॉर्मल हमारी अजम्पशन यही होती है भाई कि फॉरेन कंट्री में तो हम पहला प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, हमारे वहां पे पहले से प्रोजेक्ट नहीं चल रहे होंगे जिनके अगेंस्ट हम वो लॉसेस नेट ऑफ करेंगे। अनलेस क्वेश्चन स्टेट्स कि कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स इन द फॉरेन कंट्री टू एब्जॉर्ब टैक्स लॉसेस। सो डोमेस्टिक में हमारी नॉर्मल कहानी है कि जी आपने अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नॉर्मल केस क्या है कि आपने टैक्स लॉसेस पे टैक्स सेविंग लेनी है, और अगर क्वेश्चन कहता है नहीं भाई टैक्स प्रॉफिट्स कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या है? नॉर्मल अजम्पशन है कि हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ऑन द अजम्पशन कि भाई प्रॉफिट्स नहीं है टैक्स लॉसेस को अब्जॉर्ब करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि नहीं भाई प्रॉफिट्स हैं, तो फिर हम टैक्स लॉसेस के अगेंस्ट सेविंग्स ले लेंगे। बट यहां पे उसने ये लिख दिया है। अगर ये उसने ना भी लिखा होता तो हमें ऐसे ही करना था। मकसद यहां पे ये इलस्ट्रेशन है, उसने बता दिया है। ये अगर ना भी बताता तो हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड ही करते। तो बहरहाल टैक्स लॉयबल डेप्रिसिएशन विल बी ग्रांटेड ऑन स्ट्रेट लाइन and any residual value will be taxed at 25%. UK tax rate is 35% and payable in arrear. अच्छा जी, एफलैंड फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट 25% इमीडिएटली है और यूके का रेट 35% 1 ईयर एरियर है। इसका मतलब एडिशनल टैक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है। इस क्वेश्चन में डबल टैक्सेशन ट्रीटी का जिक्र नहीं है, बट हमारी यूजुअल अजम्पशन यही रहेगी कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। अगर डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्जिस्ट ना करे तो जिस इनकम पे टैक्स 25% आपने दिया फॉरेन लैंड में, उस इनकम पे 35% दोबारा टैक्स देना पड़ेगा यूके में, अगर डबल टैक्सेशन ट्रीटी ना हो। हमारी अजम्पशन होगी डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे 25% आप जब टैक्स दे के इनकम आपकी यूके आएगी, तो आपको उस इनकम पे सिर्फ 10% एडिशनल टैक्स देना है इस सिनेरियो में। द ए कंपनी रिसेंटली अंडरटूक अ सिमिलर रिस्क प्रोजेक्ट इन यूके एंड यूज 13% एज अ सूटेबल डिस्काउंट रेट। तो वैक हमारा 13% आ गया जी। अच्छा जी, अब हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यहाँ पे करनी है, तो सबसे पहले स्टेप आपको पता है, यहाँ पे हमें कैश फ्लोज ही बनाने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग एनपीवी के लिए। उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना है जी। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 44। प्रोजेक्ट लाइफ 3 इयर्स है, सो 0, 1, 2, 3 तो प्रोजेक्ट कैश फ्लोज हो गए, लेकिन यूके का टैक्स एरियर में है, तो हमारा ईयर 4 तक कैश फ्लोज जाने वाले हैं। सो 0 से 4 तक हमारे कैश फ्लोज होंगे जी। 0, 1, 2, 3 and 4। अच्छा जी, फॉर्मेट हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट कैश फ्लोज का वही है कि सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर रेजिडुअल वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा सा एक उसने जो डेप्रिसिएशन का अंदाज़ा थोड़ा फ़र्क है, इसको तवज्जो कीजिएगा। प्रोजेक्ट लाइफ 3 साल है, उसने कहा जी एसेट्स को आप स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कीजिए, स्ट्रेट लाइन का तरीका कर दीजिए, सॉरी, और उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू पे भी 25% टैक्स लगेगा। अगर इसको थोड़ा समझिए तो बेसिकली ये टैक्स रेजिडुअल वैल्यू पे नहीं है। जब आप एसेट को 3 साल में फुली डेप्रिशिएट कर दोगे, तो जो रेजिडुअल वैल्यू है वो आपकी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इनकम बन जाएगी, क्योंकि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट आपने निकालना होता है ना।
तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट आपका निकलता है रेजिडुअल वैल्यू माइनस WDV, और WDV कहाँ से आती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और जब आपने कॉस्ट सारी की सारी स्ट्रेट लाइन में 3 सालों में चार्ज कर देंगे तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज वो तो ज़ीरो हो गया, तो WDV ज़ीरो होगी, तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस WDV सारी की सारी रेजिडुअल वैल्यू आपकी इनकम हो जाती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी आपकी स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना तो सारी रेजिडुअल वैल्यू आपकी इनकम बन जाएगी, उस पर 25% टैक्स लगा देना। तो अकॉर्डिंगली फिर हम यहाँ पे टैक्स ऑन रेजिडुअल वैल्यू भी ले लेते हैं, एक लाइन आइटम हम यहाँ पे ही टैक्स ऑन रेजिडुअल वैल्यू की भी ले आते हैं। इसके बाद जी हमारे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आएंगे और फिर इस पे टैक्स आएगा, और यहाँ पे हम फिर ले पाएंगे नेट कैश फ्लोज, और लेकिन ये नेट कैश फ्लोज हम लेंगे FFL मिलियन में। और जैसे कि आप समझाया ये तो फॉरेन करेंसी में फॉरेन प्रोजेक्ट कैश फ्लोज हो गए, फिर इनको हमने कन्वर्ट करना होता है होम करेंसी में। आपको फिर एक्सचेंज रेट चाहिए, एक्सचेंज रेट आपको FFL पर स्टर्लिंग अवेलेबल है। यहाँ से आप फिर लाएंगे नेट कैश फ्लोज पाउंड स्टर्लिंग में, और देन आप फिर जो आपके एडिशनल इम्पैक्ट हैं डोमेस्टिक उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। वो एडिशनल इम्पैक्ट क्या है? एक आपका एडिशनल टैक्स आएगा, एडिशनल UK टैक्स, एक आपकी मैनेजमेंट फ़ी रिसीव होगी, और मैनेजमेंट फ़ी जो आई ये इनकम है तो टैक्स ऑन मैनेजमेंट फ़ी भी आपको चार्ज करनी पड़ेगी। देन यू विल गेट योर नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, जिनको आपने डिस्काउंट करना है 13% पे, और फिर आप प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू ले सकेंगे इस प्रोजेक्ट की। यहाँ पे ये जी आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज के लिए वर्किंग। अच्छा जी, अब हम वैल्यूज फीड करना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या जी 85 है, और 12 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू है 3 साल लाइफ के साथ। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 85, रेजिडुअल वैल्यू 3 साल बाद 12, और टैक्स ऑन रेजिडुअल वैल्यू एट 25%, टैक्स इन द सेम ईयर, तो वो जी 3 मिलियन, ये हमारा टैक्स भी चार्ज हो गया। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए हम बल्कि सबसे पहले हम एक्सचेंज रेट की वर्किंग बना लेते हैं, ये सबसे आसान है। वर्किंग 1 इजी नंबर है, फिर हम वर्किंग 2 नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बनाएंगे, और उसी की एक्सटेंशन में हम टैक्स की वर्किंग भी बना लेंगे। वर्किंग 1 में हम एक्सचेंज रेट्स फोरकास्टिंग सबसे पहले कर लेते हैं। हमारे फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज 3 साल तक चलने हैं, 3 साल प्रोजेक्ट लाइफ है। प्रोजेक्ट लाइफ वैसे तो 4 साल तक जा रही है, लेकिन चौथे साल फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज कुछ नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक कैश फ्लोज होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले वर्किंग 1 परचेजिंग पावर पैरिटी का फार्मूला, हम फॉरवर्ड रेट FFL पर पाउंड इज इक्वल टू स्पॉट FFL पर पाउंड इंटू 1 + I FFL ओवर 1 + I पाउंड। ठीक है जी। तो हम स्पॉट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में FFL पर पाउंड, it is given as 5.50। ठीक है जी। अब हम 1 ईयर फॉरवर्ड, 2 ईयर फॉरवर्ड और 3 ईयर फॉरवर्ड फोरकास्ट कर लेते हैं। 5.5 इंटू 1 इन्फ्लेशन है जी आपके पास एफलैंड में 9%, और यूके की इन्फ्लेशन है जी आपकी 5%। ये अब 1 ईयर फॉरवर्ड को हम फीड करेंगे सेकेंड ईयर के लिए स्पॉट, ये फैक्टर हमारा सेम। थ्री ईयर फॉरवर्ड के लिए 2 ईयर का जो फॉरवर्ड है उसको स्पॉट फीड करेंगे,
और सेम वही फैक्टर ये जी फॉरवर्ड रेट आ गया हमारे पास। स्पॉट 5.50 है, 3 ईयर फॉरवर्ड 6.16 है, ये जी 5.71 है और 2 ईयर फॉरवर्ड 5.93। ये हमारे रेलिवेंट रेट्स हैं जी। अब हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए वर्किंग 2 बनाने चलते हैं। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है। सो 1 2 and 3। और ये हम FFL मिलियन में बनाएंगे कैश फ्लोज, क्योंकि फॉरेन करेंसी में है, FFL मिलियन में होंगे। अच्छा जी, हमें उसने कहा है कि प्रोजेक्ट प्री टैक्स नेट कैश इनफ्लोज जो गिवन है, प्री टैक्स नेट कैश इनफ्लोज जो हमें प्रोवाइडेड हैं वो हैं 40 मिलियन, 90 मिलियन एंड 60 मिलियन। और इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई मैनेजमेंट फ़ी भी चार्ज होनी है, तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि हमें कैश उसके बाद जो फिगर दी गई है तो विल चार्ज, तो ये यकीनन अमाउंट वहाँ डिडक्ट नहीं हुई, तो 2.5 मिलियन पाउंड की अमाउंट डिडक्ट करनी है। इसके बाद हम इसमें से लेस करते हैं मैनेजमेंट फ़ी विच विल बी स्टर्लिंग 2.5 मिलियन इनटू एक्सचेंज रेट जो कि हमने वर्किंग 1 में लिया है। ठीक है जी। सो वो हमारे पास ईयर 1 का रेट 5.71 इंटू 2.5 इट इज़ 14.28। दूसरा है जी 5.93 इंटू 2.5, ये बना जी 14.83। और तीसरा है 6.16। सो 2.5 मिलियन पाउंड हमारी रॉयल्टी है, तो हमने 2.5 मिलियन पाउंड रॉयल्टी पे करनी है। एक्सचेंज रेट हमें गिवन था, हमने निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमें कैश फ्लोज FFL मिलियन में चाहिए, रॉयल्टी हमारी पाउंड में थी, तो पाउंड को FFL में कन्वर्ट करके हमने चार्ज किया। यहाँ पे रॉयल्टी में यूजुअली हम इन्फ्लेशन चार्ज नहीं करते, सॉरी ये मैनेजमेंट फ़ी है, मैनेजमेंट फ़ी में यूजुअली हम इन्फ्लेशन चार्ज नहीं करेंगे। इवन रॉयल्टी में भी अगर हमें वैल्यू दी जाए तो हम इन्फ्लेशन चार्ज नहीं करेंगे अनलेस स्पेसिफिकली कहा जाए कि रॉयल्टी इज़ आल्सो सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन। हाँ, रॉयल्टी को अगर प्राइस से लिंक कर दिया जाएगा और प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस के साथ फिर रॉयल्टी भी बढ़ जाएगी। अगर फिक्स्ड रॉयल्टी है 2 पाउंड पर यूनिट फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम इन्फ्लेशन जनरली चार्ज नहीं करते अनलेस स्पेसिफिकली सेट। हाँ, अगर इन्फ्लेशन का ताल्लुक रॉयल्टी का ताल्लुक प्राइस से है और प्राइस बढ़ रही है तो फिर रॉयल्टी भी हमारी बढ़ती जाती है। तो बहरहाल यहाँ पर तो मैनेजमेंट फ़ी है, तो हम ये मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेंगे जी ये नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, हमारे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमें यहाँ से मिलते हैं। ये जी हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए, इनको अब हम कैरी करेंगे जी अपने शेड्यूल में। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ईयर 1 में 25.72, ईयर 2 में 75.17 और ईयर 3 में 44.60। टैक्सेशन है जी, तो टैक्सेशन के लिए हम इसी में लेस चार्ज करेंगे, इसके नीचे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन इस केस में हमारी कॉस्ट डिवाइड विद लाइफ, 3 ईयर लाइफ स्ट्रेट लाइन चार्ज होने जा रही है जी 28.33, 28.33। अच्छा, यहाँ पे आप तवज्जो कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का एक तरीका आप लोगों ने जो पहले इस्तेमाल करते आए हैं, दैट इज़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद 3। ये भी एक अल्टरनेट अवेलेबल है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, बट ये मेथड इस क्वेश्चन पे क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि उस क्वेश्चन में स्ट्रेट वे उसने लिखा हुआ है कि आपने रेजिडुअल वैल्यू को एज इनकम टैक्स करना है।
जब आप रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट में से लेस कर देते हैं तो इसका मतलब आपने रेजिडुअल वैल्यू का क्रेडिट कॉस्ट को दे दिया है, कॉस्ट आपने रिड्यूस कर दिया, आपने डेप्रिसिएशन ही कम चार्ज कर दी है। लेकिन जब उसने कह दिया कि आपने रेजिडुअल वैल्यू का इनकम ट्रीट करना है, तो इसका मतलब फिर आपने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज करनी है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करना। हाँ, वो साइलेंट होता है यहाँ पे, वो रेजिडुअल वैल्यू पे टैक्सेशन का जिक्र ना करता, वो सिर्फ ये लिखा होता, ये जुमला ना लिखा होता, अगर ये जुमला ना लिखा होता तो फिर हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है तो हमें पता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद लाइफ हम कर सकते थे। लेकिन इस जुमले की मौजूदगी में हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है जी, उसने लिखा हुआ है रेजिडुअल वैल्यू पे आपने टैक्स चार्ज करना है, तो रेजिडुअल वैल्यू पे टैक्स चार्ज करने के लिए हमें फिर तमाम कॉस्ट को एज डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कॉस्ट डिवाइड विद लाइफ करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा, अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस की फिगर, क्योंकि हमें पहले साल में लॉस नज़र आ रहा है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो पहले साल में हमें लॉस नज़र आ रहा है जी 25.72 माइनस 28.33, 2.61 का लॉस है, इसके आगे शायद हमारा प्रॉफिट ही है। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि यूजुअल अजम्पशन हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या होती है कि लॉसेस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड। वैसे तो यहाँ पे उसने कह दिया कि जी एनी लॉसेस आर कैरिड फॉरवर्ड, ये ना भी कहता तो हमने ऐसा ही करना था। ठीक है जी, लॉसेस आर कैरिड फॉरवर्ड, तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 2.61 पॉजिटिव और ये 2.61 यहाँ पे नेट ऑफ हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट्स की फिगर आ जाती है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो हम देख रहे हैं कि पहले साल टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा 0 है, दूसरे साल 46.84 माइनस 2.61 44.23 है, और तीसरे साल 16.27 ही कैरी हो गया। और टैक्सेबल प्रॉफिट पे अब आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ लैंड का टैक्स, फॉरेन लैंड का टैक्स 25% है, तो पहले साल चूंकि आपका प्रॉफिट ही कोई नहीं है तो टैक्स भी नहीं आया। ऑनवर्ड आप टैक्सेस कैलकुलेट कर लें, ये जी आपका 11.06 आ गया और यहाँ पे 4.07, सो 11.06 एंड 4.07। एंड फॉरेन लैंड में टैक्सेस आर पेड इन द सेम ईयर, टैक्सेस आर पेड इन द सेम ईयर, पहले साल कोई टैक्स नहीं है, दूसरे साल हमारा टैक्स आ रहा है 11.06 और तीसरे साल हमारा टैक्स आ रहा है 4.07। दीजिए जी, अब हमारे पास नेट कैश फ्लोज अवेलेबल है। एक्सचेंज रेट जी, अब हमने फर्स्ट करेंसी को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट करेंसी की कन्वर्जन आपको पता है डिवीजन से होती है, 15.45 आउटफ्लो है। रिस्पेक्टिव रेट्स हम यूज़ करेंगे जी कन्वर्जन के लिए, 4.50। ये लीजिए जी हमारे पास नेट कैश फ्लोज। अब आप समझिए, इसको अगर समझने की नज़र से देखिए तो ये हमने कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज जनरेट किए फॉरेन कंट्री में, और ये फिर हमारे पास फ्री कैश फ्लोज थे, ये रिमिट होके हमारे पास होम कंट्री में पहुंच गए। होम कंट्री में आए तो होम करेंसी में कन्वर्ट हो गए। तो आप इनको ऐसे व्यू कर सकते हैं। अब आ जाइए जी, पहले हम यूके टैक्स के वर्डिंग है, लेकिन मैं पहले मैनेजमेंट फ़ी को डील कर लूँ। मैनेजमेंट फ़ी हमने ऊपर चार्ज की थी, कितनी थी जी? 2.5 मिलियन पाउंड पर एनम, 3 साल लाइफ है, तो 2.5, 2.5 ये तो एज इट इज़ इनकम वहाँ पे डिडक्ट हुई। ऊपर हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की कैलकुलेशन में यहाँ पे चार्ज किया हुआ 2.5 मिलियन एफएफएल में कन्वर्ट करके, तो वो एफएफएल में वहाँ से पेमेंट हुई, यहाँ पे 2.5 मिलियन यूके में हमारे पास वसूल हो गया। और यूके में अब चूंकि ये फुल इनकम आया है तो इसके पास फुल 35% टैक्स लगेगा ये जी। और वो यूके में टैक्सेस आर इन एरियर्स, ये हमें नहीं भूलना, ये यूके में जी एरियर में टैक्स आ गया। अब वर्किंग 3 हमें बनानी है एडिशनल टैक्स के लिए। इसके लिए अब लास्ट वर्किंग जो हम देखने जा रहे हैं, जिसके बाद हमारा सवाल ये नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे, उसके बाद सिंपल डिस्काउंटिंग रह गया, सवाल कंप्लीट है।
अब ये एडिशनल टैक्स जो यूके में चार्ज होने हैं वो कैसे मेजर किया जाता है? अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहला असूल वर्किंग 3 मैं इसी के नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ। टैक्स कैलकुलेट किया जाता है यूके में उसी प्रॉफिट पे जिस प्रॉफिट पे फॉरेन कंट्री में टैक्स पे हुआ। तो फॉरेन कंट्री में टैक्स किस प्रॉफिट पे हुआ? ये है जी, फॉरेन कंट्री में टैक्स इस प्रॉफिट पे हुआ। तो यूके में भी टैक्स इसी प्रॉफिट पे होने वाला है। इसकी कैलकुलेशन में अगर आपसे शेयर करूं, ये लेट्स अज्यूम वैल्यू नंबर ए है। तो यूके का एडिशनल टैक्स जो बनेगा वो बनेगा जी आपका ए मल्टीप्लाइड विद 10% मल्टीप्लाइड विद डिवाइडेड विद, क्योंकि ये प्रॉफिट्स आपका फॉरलैंड में है, आपने इसको पाउंड में लेके आना है क्योंकि यूके में तो टैक्स पाउंड में पे होगा एक्सचेंज रेट। तो अब अगर मैं इसको वर्किंग को एक्सटेंड करूं 1 2 3, तो 1 में तो चूंकि यहाँ कुछ पे नहीं हुआ तो इधर भी 0 है। यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी? सेकेंड ईयर टैक्स क्या बनेगा? 44.28 इज द प्रॉफिट। इस पे 10% एडिशनल टैक्स पे होने हैं यूके में, और ये सेकेंड ईयर का है तो सेकेंड ईयर का रेट मैं यहाँ पे आपके सामने वर्किंग लिख भी देता हूँ। चलें, 44.28 का 10% डिवाइडेड विद सेकेंड ईयर का रेट 5.93, सेकेंड ईयर का रेट 5.93। ये बनता है जी 0.75। ठीक है जी, ये सेकेंड ईयर का यूके टैक्स है। और थर्ड ईयर का यूके टैक्स बनेगा आपका जी 16.27 का 10% डिवाइड विद 6.26। अच्छा, ये हमारे पास दो टैक्सेस आ गए जो यूके में पे होने हैं, लेकिन यूके के रेफरेंस से हमें याद रखना है कि यूके में टैक्सेस विल बी पेड इन एरियर्स। तो जो दूसरे साल का टैक्स हमने कैलकुलेट किया तीसरे साल जाएगा और तीसरे साल का टैक्स चौथे साल जाने वाला है। तो दूसरे साल का टैक्स तीसरे साल 0.75 और तीसरे साल का टैक्स चौथे साल 0.26। लीजिए जी, ये हमारे कैश फ्लोज कंप्लीट हैं। अब इसके बाद सिंपल सम एंड डिस्काउंटिंग एंड एनपीवी कैलकुलेशन है। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा। %13 डिस्काउंट रेट है जी, 13% के फैक्टर 0.885, 0.783, 0.693, 0.613। $23.57 इज़ द पॉजिटिव एनपीवी। हमसे रिक्वायरमेंट क्या थी जी? कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इन पाउंड। तो हमारी एनपीवी है जी मिलियंस पाउंड में 23.57 मिलियन, दैट्स इट।